तो सरफेस केमिस्ट्री में पहुँचे थे, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री या सतह रसायन में हम बहुत कुछ चीज़ों का जो है ऑलरेडी बात कर चुका है, ठीक है ना। क्या क्या सबसे पहले हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना। फिर डिटेल में बताए थे एड्जॉर्प्शन के बारे में, है ना। फिर एड्जॉर्प्शन के से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बताया था, है ना। एड्जॉर्प्शन का परिभाषा, एड्जॉर्प्शन क्या होता है ना। फिर एड्जॉर्प्शन के दो भाग होते हैं, एक होता है एड्जॉर्बेंट और दूसरा होता है एड्जॉर्बेट। उसके बाद मैं एड्जॉर्बेंट का उल्टा बताया था, है ना। विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे विशेषण कहते हैं उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, है ना। ये सब चीज़ें। उसके बाद और क्या था, सॉर्प्शन था, सॉर्प्शन के साथ साथ ऑक्लूजन था। ये जो है एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। उसके बारे में बात किए थे निगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर बताए थे फिर हमने बात किया था एड्जॉर्प्शन के टाइप्स, है ना। एड्जॉर्प्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एड्जॉर्प्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केवल वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक। उसके बाद लास्ट में बताया था केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अंतर, है ना। केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर है उसके बारे में बताए थे, है ना। चलिए दिखाते हैं उस चीज़ को भी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और देखिए बात किए थे बारी बारी से इसके बारे में कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य क्या लगता है, दुर्बल वान डर वाल बल लगता है। और अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य क्या लगता है, यहाँ पे प्रबल रासायनिक बंधन लगता है। इस प्रकार से क्या था, अंतर था, ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में, ठीक है। चलिए आज आपको हम बताएंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए जो सॉलिड की सतह है उस पर किसका अधिशोषण होगा, गैस का। किसका अधिशोषण होगा, गैस का, है ना। तो सॉलिड की सतह पे गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब गैस यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा। क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा। और सॉलिड का सतह क्या होगा, एडजॉर्बेंट। सॉलिड का सतह क्या होगा, एडजॉर्बेंट। हिंदी में अधिशोष्य, हिंदी में अधिशोष्य, और इसको क्या बोलेंगे, अधिशोषक, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला फैक्टर आएगा हमारे पास, वो है सॉलिड का सतह, सॉलिड के सतह, सॉलिड का क्षेत्रफल। सॉलिड का क्षेत्रफल कहने का मतलब है अधिशोषक का क्षेत्रफल, है ना। तो अधिशोषक का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से अधिशोषण को प्रभावित करता है उसको देखते हैं, चलिए, है ना। तो पहला फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। और सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्बेंट है। कहने का मतलब है कि एडजॉर्बेंट का जो क्षेत्रफल है, एडजॉर्बेंट का जो पृष्ठ है ना, उसका जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार प्रभावित करेगा अधिशोषण को, ठीक है ना। तो जनरली जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिशोषण होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जितना ज़्यादा किसी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, अधिशोषण होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, एडजॉर्प्शन is directly proportional to surface area of solid, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, एडजॉर्बेंट, ठीक है। सीधा संबंध है इसका कि एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सरफेस एरिया का है। कहने का मतलब है सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा, क्या होगा, सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिशोषण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है ना, किसी सतह का पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे अधिशोषण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये है इस प्रकार से। ठीक, अगला फैक्टर है हमारे पास, अगला फैक्टर है हमारे पास फैक्टर नंबर 2। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस क्या है यहाँ पे, एडजॉर्बेट। गैस क्या है, एडजॉर्बेट। ठीक, तो गैस की प्रकृति जो है, किस प्रकार अधिशोषण को प्रभावित करते हैं उसको देखिए। जो गैस जितना ज़्यादा लिक्विड, जिस गैस का जितना ज़्यादा द्रवीकरण होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जिसका लिक्विफेक्शन ज़्यादा उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा, जिसका द्रवीकरण ज़्यादा उसका अधिशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो हेडिंग तो लिखते हैं इसको, नेचर ऑफ गैस, है ना, नेचर ऑफ गैस। गैस के पास क्या नेचर होगा, लिक्विफेक्शन का। किसका, लिक्विफेक्शन का नेचर होगा। द्रवीकरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, द्रवीकरण, है ना। जिस गैस का द्रवीकरण ज़्यादा होगा, जिसका द्रवीकरण क्या होगा, देखो क्या नेचर है गैस के पास, लिक्विफेक्शन का नेचर है ना। तो जिसका द्रवीकरण ज़्यादा होगा, है ना, द्रवीकरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या होगा, एडजॉर्प्शन। क्या होगा, एडजॉर्प्शन। द्रवीकरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। मतलब जितना ज़्यादा लिक्विफेक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन होगा। आप एक चीज़ और समझिए, लिक्विफेक्शन किस पे डिपेंड करता है, लिक्विफेक्शन डिपेंड करता है टीसी पे। टीसी क्या है, क्रांतिक ताप है। क्या है, क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, उसका लिक्विफेक्शन ज़्यादा। कहने का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, है ना। और लिक्विफेक्शन ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एडजॉर्प्शन के। किसके, एडजॉर्प्शन। इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिक्विफेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोला मैंने, फिर से देख लीजिए। टीसी, टीसी क्या है, क्रांतिक ताप, है ना। ठीक, और उस लिक्विफेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, एडजॉर्प्शन है। क्या है, एडजॉर्प्शन है। कहने का मतलब है जिसका लिक्विफेक्शन जिस गैस का, है ना, गैस का लिक्विफेक्शन यदि क्या है, ज़्यादा है, तो उस गैस का एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, एडजॉर्प्शन मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आपको मैं लिक्विफेक्शन का ऑर्डर बताता हूँ। लिक्विफेक्शन का क्रम किसमें, गैस के, है ना, गैस के लिक्विफेक्शन का क्रम लिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले सबसे कम लिक्विफेक्शन होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है CO का, उसके बाद होगा CH4 का, उसके बाद होगा CO2 का, उसके बाद होगा इधर HCl। क्या रहेगा, HCl, फिर HCl के बाद रहेगा NH3, उसके बाद होगा SO2 का। इस प्रकार यह होगा लिक्विफेक्शन का ऑर्डर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है क्या समझ में? चलिए देख लीजिए फिर से यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा ऑर्डर को एक बार फिर से मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है ना, समझ में नहीं आया होगा तो चलो फिर से लिखता हूँ आपको ऑर्डर को एक बार फिर। ठीक है, लिक्विफेक्शन का ऑर्डर देखिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लिखा रहा हूँ ऑर्डर को। ठीक है, ठीक, अब वहाँ तक लिखाऊंगा, नीचे नहीं लिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले मैंने किसका लिक्विफेक्शन बोला, सबसे कम लिक्विफेक्शन हाइड्रोजन का।
फिर इससे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, फिर इससे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, फिर इससे ज़्यादा होगा कोबाल्ट गैस नहीं होता है, वो मेटल होता है, समझे? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यार ये, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद मेथेन, ठीक है ना, मेथेन के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद HCl, उसके बाद NH3 के बाद SO2। ये है हमारा लिक्विफेक्शन का ऑर्डर, ठीक। अब बताइए इसमें जो है लिक्विफेक्शन का ये तो ऑर्डर हो गया, तो किसका एडजॉर्प्शन पहले होगा, ज़्यादा होगा? किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा? SO2 का होगा। किसका होगा? SO2 का। और सबसे कम एडजॉर्प्शन किसका होगा? H2 का। किसका? हाइड्रोजन का। समझे? ये होता है, ठीक। इस प्रकार से ऑर्डर है। तो जो एड्जॉर्बेट है या फिर गैस है, गैस का जो एड्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके नेचर पे। किस पे? उसके नेचर पे। और क्या नेचर होता है गैस के पास? लिक्विफेक्शन का नेचर होता है। किसका लिक्विफेक्शन ज़्यादा होता है? किस गैस का? जिसका क्रांतिक ताप ज़्यादा, उसका लिक्विफेक्शन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर का। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या? टेम्परेचर। नंबर 3 फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर या फिर ताप। अब ताप किसको प्रभावित करता है? देखिए सबसे पहले तो समझिए, जो गैस हो गया, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड मिलता है, कौन सी क्रिया होती है? एड्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? गैस के सॉलिड की सतह पे गैस आके क्या हुआ? लटक गया, चिपक गया, है ना? एड्जॉर्ब हुआ ना? क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन हुआ। इस प्रकार से। अब मैंने एक चीज और बताया था कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। तो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी तो वहां से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकला, ठीक है ना। अब सीधा सीधा मतलब समझिए, जब एड्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है? सिस्टम से हीट निकल रहा है। हीट का मतलब है टेम्परेचर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? टेम्परेचर। हीट टेम्परेचर के रूप में निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। देखो एड्जॉर्प्शन हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ? निकला। टेम्परेचर हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? उस सिस्टम में हीट निकला, ठीक। अगर मान के चलिए मैं इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो उसका अधिशोषण क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब एड्जॉर्प्शन खुद टेम्परेचर को क्या कर रहा है? निकाल रहा है ना, हीट को। और उस सिस्टम में यदि मैं इधर से और टेम्परेचर डाल दूंगा तो उसका अधिशोषण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझे? किसका अधिशोषण हो रहा है? गैस का। किसका? गैस का, है ना। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? कूदने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? कूदने लग जाएंगे। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा उनके पास, तो वो स्टेबल नहीं हो जाएंगे, उसका अधिशोषण आसानी से नहीं होगा, कहना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि सॉलिड और गैस के मध्य क्या बन रहा है? कोई ना कोई बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। और टेम्परेचर दूंगा तो वो बल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। उसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये जो गैस के कण है वो भागने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भागने लग जाएंगे, ठीक है ना। सॉलिड की सतह से क्या हो जाएंगे? भागने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। एड्जॉर्प्शन में क्या आएगा? कमी आएगा। टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। क्या? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। इस प्रकार से मतलब टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब इसके एक विपरीत प्रक्रिया होता है। क्या होता है? डिसॉर्प्शन करके। क्या होता है? डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? विशोषण होता है, ठीक है। मतलब जो एड्जॉर्प्शन हुआ है जिस पार्टिकल का, उसको वहां से निकाल दूंगा उस सतह से, उसको क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन, ठीक है ना। तो डिसॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो डिसॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि विपरीत होता है ना एक दूसरे का, दोनों। इस प्रकार से चलिए, ठीक। अब देखिए इधर से ये देखो, गैस और सॉलिड के मध्य क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। इसको क्या बोला मैंने? एड्जॉर्प्शन बोला, है ना। और यही जो प्रोसेस है
यही जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, मान के चलिए यही जो प्रोसेस है वो उसके विपरीत हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। गैस और सॉलिड का आकर्षण हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, प्लस क्या निकला, हीट निकला। अब वहीं पे एड्सॉर्प्शन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रहा हूँ का मतलब क्या है, हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, हीट। हीट ऐड कर रहा हूँ, तो हीट ऐड करूँगा किसी अधिशोषित हुए वाला जो सतह है उसमें, तो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत प्रक्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब फाइनली अल्टीमेटली सुनिए, यदि मैं उस सिस्टम में जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। क्योंकि अधिशोषण के समय क्या निकलता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट। जब अधिशोषण खुद हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, अगर उसमें और टेम्परेचर डाल देंगे तो अधिशोषण जो है नहीं हो पाएगा। अधिशोषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है उसके जो कण है वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है ना। उनके बीच जो है बल जो है, आकर्षण बल जो है काम करना बंद करेगा, बंद नहीं करेगा मतलब कम हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर बॉन्ड उसके बीच क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सीधा मतलब है। चलिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। और वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी सतह पर जहाँ पे अधिशोषित हुआ है तो उसका डिसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। डिसऑप्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, ठीक है ना, ठीक। और एड्सॉर्प्शन करने के लिए उसमें तापमान को हम कम करते हैं क्योंकि हीट निकलता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिसऑप्शन क्या होता है, ऊष्माशोषी। डिसऑप्शन ऊष्माशोषी और एड्सॉर्प्शन ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। चलिए, ये फैक्टर है। अगला हमारा फैक्टर है, अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ग्राफ बनाएंगे तो समतापी वक्र बनाते हैं, चलो, है ना। टेम्परेचर वाला मैं इधर ले लेता हूँ एड्सॉर्प्शन को, किसको, है ना। इस प्लेन में एड्सॉर्प्शन लेता हूँ, इस प्लेन में क्या लेता हूँ मैं, टेम्परेचर लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, टेम्परेचर, ठीक है ना। माना कि एड्सॉर्प्शन की मात्रा क्या है, एड्सॉर्प्शन जनरली आपको बुक में मिलेगा, एड्सॉर्प्शन बराबर क्या मिलेगा, x/m मिलेगा। क्या मिलेगा, x/m मिलेगा। जनरली आपको बुक में क्या मिलेगा, एड्सॉर्प्शन की मात्रा को दर्शाएगा x/m। x का मतलब क्या होगा, अधिशोष्य की मात्रा होगा। क्या होगा, अधिशोषक की मात्रा होगा। और m मतलब क्या होगा, अधिशोषक की मात्रा होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, एड्सॉर्प्शन है, क्या है, एड्सॉर्प्शन, या फिर क्या बोलेंगे इसको, x/m, और नीचे में क्या, इधर टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। इस प्रकार से क्या मिलेगा, हमको ग्राफ मिलेगा। और ये जो ग्राफ किसके लिए है पता है, ये जो ग्राफ है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है। किसके लिए है, फिजिकल, ये ग्राफ है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। किसके लिए है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। चलिए, ठीक है ना। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में हमेशा सदैव क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। भौतिक अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा। पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। उसके बाद अधिशोषण क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। जब तक उसको सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, तब तक उसका क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। फिर इक्विलिब्रियम में आके क्या हो जाएगा, वो घटने लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक। तो केमिकल, ये क्या है, भौतिक फिजिकल एड्सॉर्प्शन का क्या है, कर्व है। किसका कर्व है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का कर्व है, ठीक है। चलिए, ठीक, बनाते हैं कर्व को अच्छे ढंग से। इधर क्या है, टेम्परेचर, इधर क्या है, टेम्परेचर है, इधर क्या है, x/m, मतलब अधिशोषण। क्या है, अधिशोषण, है ना। तो भौतिक अधिशोषण का कर्व है, ये किसका कर्व है, ये हो जाएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन का समतापी वक्र, ठीक है ना। चलिए, क्या होगा यहाँ पे, इस प्रकार का कर्व बनेगा, ठीक है। चलिए, फिर ये टेम्परेचर, इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में क्या है,
टेम्परेचर है, इस प्लेन में क्या है x/m है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अधिशोषण क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा बाद में घटने लग जाएगा। ठीक है ना, ये किस में होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में। क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब है अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण होता है कि नहीं होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सीधा मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होगा। और रासायनिक अभिक्रिया में हमको सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर देंगे तभी तो उसका क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, बढ़ेगा। सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। हीट देंगे तभी तो क्या होगी, मतलब सक्रियण ऊर्जा का मतलब है, सक्रियण ऊर्जा अपने आप में हीट है कि नहीं है, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो ऊर्जा पहले देना पड़ेगा हमको। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अधिशोषण में क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सक्रियण ऊर्जा देना पड़ेगा, तब उसका क्या होगा, अधिशोषण होगा। क्या होगा, अधिशोषण होगा। ठीक है ना। बाद में क्या हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। जब तक सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तब तक हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक, तो पहले क्या होगी, रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ाने से पहले अधिशोषण बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। इस प्रकार का कर्व होता है, ये है। ठीक है, चलिए ठीक, नोट कर लिए। चलो अब अगला फैक्टर है हमारे पास, देखिए अगला फैक्टर हमारे पास क्या है, कौन सा फैक्टर, चौथा फैक्टर है, फैक्टर नंबर चौथा फैक्टर है हमारे पास, प्रेशर है। क्या है, प्रेशर या फिर दाब। ठीक है ना। दाब बढ़ाने से क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दाब, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं हम, किसी सतह पे दाब लगा रहे हैं किसी अन्य पार्टिकल को, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम दाब लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे चिपकेगा, अधिशोषण होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अधिशोषण के दौरान यदि मैं दाब बढ़ाऊंगा उस सिस्टम में, तो क्या होगा, वहाँ पे अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से क्या बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका सीधा मतलब है ना, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ना, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चिपकने के लिए, अधिशोषित होने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, है ना। ठीक, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इस प्रकार से। ठीक, और विशोषण करने के लिए क्या करना पड़ता है, दाब को कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर एड्सॉर्प्शन को उल्टा करना पड़ेगा ना, तो हमको दाब को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपको याद है ना, पिछले क्लास में मैंने आपको नोट करके लिखा है कि विशोषण की प्रक्रिया हम दाब कम करके या फिर टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिसॉर्प्शन का। किसका, डिसॉर्प्शन का, ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसका कर्व कैसे बनेगा उसको देखते हैं। फिर से मैं इधर लेता हूं x/m, मतलब अधिशोषण, इधर लेता हूं मैं प्रेशर। क्या लेंगे, प्रेशर। तो हमारा जो वक्र है वो कैसे बनेगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा, मतलब इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ेगा। जब तक हमको उसमें अधिशोषण करना है, अधिशोषण इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसमें दाब डालते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, दाब डालते रहेंगे, है ना। एक समय ऐसे आएगा कि अधिशोषण क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ग्राफ जो है कुछ मुड़ के इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब एग्जाम्पल समझाते हैं थोड़ा सा। कोई वस्तु है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, दाब डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं अधिशोषण के साथ।
ठीक। तो वहाँ पे जितना जगह है, जितना एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल आके चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि अधिशोषण होने के लिए कोई जगह बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। अधिशोषण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगा ना। ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। ठीक। तो ये वाला जो कर्व का ये वाला जो भाग है ना, वो किसको दर्शाएगा, इक्विलिब्रियम को। किसको, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये प्रेशर वाला, इसको हम बोलेंगे सेचुरेशन प्रेशर। सेचुरेशन प्रेशर क्या बोलेंगे, सेचुरेशन प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन, x/m है ना, एब्जॉर्प्शन की मात्रा। प्रेशर बढ़ाएंगे, देखो कर्व क्या कहता है, देखो कर्व अगर ऊपर चढ़ रहा है मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक समय ऐसे आया कि वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है किस स्टेट में पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच जाएगा, है ना। इस अवस्था में जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, सेचुरेशन प्रेशर बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अधिशोषण होने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा, तो अधिशोषण होगा क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, बाद में वो जो अधिशोषण है वो कहाँ पे आ जाएगा, साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्या है, x/m है, इधर क्या है, p है। ठीक, सॉरी कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको। ये हमारे पास है T1, ये हमारे पास T2। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा बताइए। T1 और T2 में संबंध क्या होगा, संबंध क्या होगा T1 और T2 में, या फिर T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, ये बता दीजिए। T1 और T2 में कौन बड़ा हो जाएगा, T2 बड़ा होगा। कारण क्या है, देखो ये T1 और T2 जो है इसके टेम्परेचर को दर्शा रहा है तो कर्व किसके बीच का, प्रेशर और अधिशोषण के बीच का कर्व है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है ना। समझाते हैं, T1 और T2 में से कौन सा अधिशोषण जो है ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं अल्टीमेटली, है ना। तो दोनों में संबंध बताना है। ठीक है, या तो कैसे संबंध हो सकता है, T1 = T2 हो सकता है, या दूसरा संबंध क्या हो सकता है, है ना। 3 प्रकार के संबंध मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। पहला संबंध हमको क्या मिल सकता है, T1 = T2। दूसरा संबंध हमको मिल सकता है T1 छोटा है किससे, T2 से, या फिर तीसरा मिलेगा T1 बड़ा है T2 से, ये वाला। ठीक है, तो हमको जो है 3 क्या मिलेंगे, 3 रिलेशन मिल रहे हैं। तीनों में से कौन सा रिलेशन सही होगा बताइए। कौन बड़ा है, ये वाला। टेम्परेचर है ना, ये क्या है, T1। T किसको दर्शा रहा है, टेम्परेचर को। तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर क्या है, छोटा है। समझाते हैं, चलिए देखिए। मैंने क्या बोला, हमारा जो कर्व है किसको दर्शा रहा है, ये जो कर्व है अधिशोषण और प्रेशर के बीच है ना। तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, अधिशोषण बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ क्या बढ़ रहा है, अधिशोषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। इस वाले टेम्परेचर में अधिशोषण क्या है, कम है ना, क्योंकि ये वाला जो कर्व है इसके ऊपर है। ये जो कर्व है ना, ये वाला जो कर्व है वो क्या है, इसके ऊपर में है कि नहीं है। मतलब इस कर्व, ये वाला जो कर्व किसको दर्शा रहा है, ज़्यादा अधिशोषण को। किसको,
ज़्यादा अधिशोषण को दर्शा रहा है ना, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। और इस कर्व की तुलना में ये वाला जो कर्व है वो किसको दर्शा रहा है, इसकी तुलना में ये कम अधिशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे अधिशोषण कम हो रहा है, यहाँ पे अधिशोषण क्या है, ज़्यादा है ना। तो मैंने एक चीज़ और बताया था, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एड्सॉर्प्शन के, किसके, एड्सॉर्प्शन के। क्योंकि इस वाले टेम्परेचर का मान क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए तो यहाँ पे अधिशोषण कम हो रहा है ना, है कि नहीं है। इस वाले टेम्परेचर का मान क्या है, ज़्यादा है, तभी तो इधर क्या हो रहा है, ज़्यादा अधिशोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टेम्परेचर के केस में इसका अधिशोषण कम है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, है ना। तो कहने का मतलब यह है T2 का मान क्या है, ज़्यादा है, किससे, T1 से, ठीक है ना। तो कौन सा वाला रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन क्या होगा, सही होगा हमारा, सिंपल बात, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तथ्यात्मक क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझ में आया। एक बार और बताएं, टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो अधिशोषण क्या होता है, घटता है, क्या होता है। और ये जो वक्र है किसको दर्शा रहा है, अधिशोषण को। तो ये वाला वक्र क्या है, कम अधिशोषण को दर्शा रहा है, और ये वाला जो वक्र है वो किसको दर्शा रहा है, उससे ज्यादा अधिशोषण को दर्शा रहा है। ग्राफ में ही देख लीजिए ना, ये किसको बढ़, इधर क्या बढ़ रहा है, अधिशोषण बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये ऊपर में है, मतलब इसका अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसका कम होगा, ठीक। तो T2 के केस में अधिशोषण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा इसका, इसलिए वो T1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रिलेशन है, ठीक। अल्टीमेटली T2 बड़ा है किससे, T1 से। ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर आपको आंसर ऑप्शन पूछता है या फिर तथ्यात्मक क्वेश्चन में पूछता है, निम्नलिखित ग्राफ को देखकर बताइए कि T1 और T2 में क्या रिलेशन आएगा, ऐसा दे सकता है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। चलिए, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, है ना, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, है ना, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वही चीज़ पढ़ेंगे, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी को, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन वाला और वहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, डेरिवेशन वाला टॉपिक है, ठीक। बाकी ये चीज़ जो है बहुत ही, चलिए सारा चीज़ सेव कर देते हैं सब चीज़ों को।